24 फरवरी 2022 सुबह का वक्त था। अचानक यूक्रेन के कई शहरों में जोर जोर से एक्सप्लोजन सुनाई देने लगे। मिसाइल्स ने एयरपोर्ट्स, मिलिट्री बेसेस और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को हिट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अनाउंस करते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया है। और इसी मोमेंट से शुरू होती है 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी वॉर्स में से एक, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया? इस वॉर की स्टोरी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पार्ट 1, सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन। 1991 में दुनिया में एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज हुआ। एक पावरफुल सुपर पावर सोवियत यूनियन अचानक टूट गया। इस ब्रेकअप के बाद 15 नए कंट्रीज बन गए। उनमें से एक था यूक्रेन। उस टाइम यूक्रेन के पास दुनिया का 3rd लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन स्टॉक था। लेकिन 1994 में एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन हुआ, बुडापेस्ट मेमोरेंडम। इस अग्रीमेंट में यूक्रेन ने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स सरेंडर कर दिए। बदले में रशिया, यूएसए और यूके ने यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी दी। लेकिन आगे चलकर सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। पार्ट 2, नेटो और सिक्योरिटी टेंशन। कोल्ड वॉर के बाद एक मिलिट्री अलायंस का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, नेटो। इस अलायंस में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज शामिल हैं। टाइम के साथ कई ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज नेटो ज्वाइन करते गए। रशिया को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि अगर यूक्रेन भी नेटो ज्वाइन कर लेता तो वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस सीधा रशिया की बॉर्डर तक पहुंच जाता। रशिया के हिसाब से ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट था। पार्ट 3, क्राइमिया क्राइसिस 2014। 2014 में यूक्रेन में एक मैसिव पॉलिटिकल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। उस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच। लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। इस मूवमेंट को कहा गया यूरो मैदान। प्रोटेस्ट्स इतने बड़े हो गए कि प्रेसिडेंट को कंट्री छोड़कर भागना पड़ा। इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए रशिया ने एक बोल्ड स्टेप लिया। रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन के एक स्ट्रेटेजिक रीजन पर कंट्रोल ले लिया, क्राइमिया। कुछ ही दिनों बाद रशिया ने डिक्लेयर किया कि क्राइमिया अब रशिया का पार्ट है। वेस्टर्न कंट्रीज ने इस एक्शन को इलीगल एनेक्सेशन बोला, और यहीं से रशिया और यूक्रेन के रिलेशंस और ज्यादा खराब हो गए। पार्ट 4, डॉनबास कॉन्फ्लिक्ट। क्राइमिया के बाद यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। इस एरिया को कहा जाता है डॉनबास। यहां प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ने यूक्रेन गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेलियन शुरू कर दिया। 2 ब्रेकअवे रीजन्स डिक्लेयर किए गए, डोनेट्स्क और लुहांस्क। इस कॉन्फ्लिक्ट में हजारों लोग मर गए, लेकिन फुल स्केल वॉर तब भी स्टार्ट नहीं हुई थी। पार्ट 5, 2022 फुल स्केल वॉर। 2022 के स्टार्ट में रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर पर लगभग 2 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए। दुनिया भर में टेंशन बढ़ने लगा। और फिर 24 फरवरी 2022 को रशिया ने मल्टीपल डायरेक्शन से यूक्रेन पर अटैक कर दिया, नॉर्थ से, ईस्ट से, साउथ से। मिसाइल्स, टैंक्स, आर्टिलरी और ड्रोन्स का यूज होने लगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कैपिटल कीव छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, आई नीड एम्यूनिशन, नॉट अ राइड। ये मोमेंट यूक्रेन रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया। ग्लोबल इम्पैक्ट। इस वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक लिमिटेड नहीं रहा, पूरे वर्ल्ड पर इसका इफेक्ट पड़ा। ऑयल और गैस प्राइसेस बढ़ गए, फूड सप्लाई क्राइसिस स्टार्ट हो गया, मिलियंस लोग रेफ्यूजी बन गए। वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए। रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच की वॉर नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स, पावर और सिक्योरिटी का स्ट्रगल है। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, ये वॉर कब और कैसे खत्म होगी।